हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पशु परीक्षण भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 8 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 9वां नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 8 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। पशु परीक्षण मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। और इन मॉडल पेपरों का जो लिंक है वो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां जाकर टेस्ट जरूर दें और रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है और टेस्ट आपको पूरा देना है 150 के 150 प्रश्न के। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न, राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है। दोस्तों, दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है वो जिलों का क्रमशः है वो क्या है। देखिए यहाँ पे दोस्तों सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर रहा है ये। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान से लगने वाले जिलों का सही क्रम। देखिए जालोर तो लगता है नहीं, ठीक है। और ये देखिए गंगानगर ये दक्षिण में है नहीं, तो ये बचा अपना क्या, बाड़मेर। तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़ और गंगानगर, ये क्रम है, ये क्रम बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सेकंड नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है। बताइए दोस्तों, यहाँ पर है उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है। तो दोस्तों एक ही करता है, वो करता है अरावली पर्वत श्रेणी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान है किस नदी बेसिन का भाग है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है बनास बेसिन का। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र कौन सा वन प्रकार है। भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र कौन सा वन प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए जोड़ा बनाएं और दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुने। यहाँ पर दोस्तों देखिए एक तरफ अभ्यारण्य दे रखा है, ठीक है, दूसरी तरफ है वो कौन सा अभ्यारण्य है, उसकी विशेषता क्या है वो दे रखा है। देखिए बताइए पक्षी अभ्यारण्य इनमें से कौन सा है, सुमेलित करना है। तो दोस्तों पक्षी अभ्यारण्य केवलादेव कान्हा है, ठीक है। और बाघ परियोजना अभ्यारण्य कौन सा है, तो दोस्तों वो है रणथंभौर अभ्यारण्य। और काला हिरण कौन से अभ्यारण्य में है, तो दोस्तों ये ताल छापर में है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों BCA। BCA इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है। दोस्तों जून जुलाई के महीने में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है। राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर। डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है। दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में न्यून यानी कि कम वर्षा का उत्तरदायी जो कारण है वो कौन सा है। दोस्तों इसका जो मुख्य कारण है वो है अरावली पर्वतमाला श्रेणी की अवस्थिति। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आप सभी को पता है कि ये जो मानसूनी वर्षा यानी कि दोस्तों अरब सागरीय मानसूनी पवनों की दिशा के समानांतर बढ़ती है ये अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। इसकी वजह से पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा होती है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, एक तरफ नदी है दूसरी तरफ सहायक नदी। देखिए दोस्तों लूणी
लूणी की सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों लूणी की सहायक नदी जवाई है, ठीक है। माही की सहायक नदी कौन सी है? तो माही की सहायक नदियां दोस्तों सोन, जाका, मनास, चांप, मोरेन, हरण है। तो ये क्या है? तो दोस्तों ये माही की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों यहाँ पर माही की सोम हो जाएगा, ठीक है। साबरमती की सहायक नदियों के नाम है दोस्तों हथमती, मेखा, वात्रक, सही, वाकल। तो ये वाकल है वो दोस्तों साबरमती की सहायक नदी है। और काली सिंध की सहायक नदी दोस्तों परवन है, ठीक है। आहू, परवन, ये काली सिंध की सहायक नदियां हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3-4-1-2। 3-4-1-2 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 3-4-1-2। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से अजीत सागर बांध किस जिले में अवस्थित है? दोस्तों अजीत सागर बांध दोस्तों ये कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये नीम का थाना में है। कहाँ पर है? नीम का थाना में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना को प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है देखिए सीकर है, नागौर है, जोधपुर है। पाली के अंदर तो दोस्तों जवाई बांध है बना हुआ है, तो वहां पर इंदिरा गांधी नहर की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, कौन सी नदी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है? दोस्तों ये नर्मदा नदी परियोजना की यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? इन जिलों में जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो है दोस्तों किसका? तो वो चूरू जिले का जनसंख्या घनत्व है दोस्तों, इनमें से सबसे कम है। कितना है? 147, ठीक है। गंगानगर का है 179। ये भी आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर चूरू। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है? बताइए दोस्तों, राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो कितना है? तो वो है दोस्तों 13.5%। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से राज्य से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? बताइए, राजस्थान भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से राजस्थान से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों का सही अवरोही क्रम है, तो वो अवरोही क्रम है दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52, 11, 62 और 48। यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे उत्तरलाई हवाई अड्डा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये स्थित है बाड़मेर में। कहाँ पर? बाड़मेर में। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है? तो सबसे ज्यादा गेहूं है वो दोस्तों श्री गंगानगर में उगाया जाता है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी कारण गंगानगर को अनाज का भंडार भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सुमेलित करना है, एक तरफ है खनिज, दूसरी तरफ है क्षेत्र। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों तांबा तांबा खनिज का जो क्षेत्र है वो दोस्तों कौन कौन से हैं? तो दोस्तों सभी को पता होगा खेतड़ी, सिंगाणा, खोदरीबा। तो यहाँ पर खोदरीबा है वो तांबा का क्षेत्र है। और जिप्सम दोस्तों, जिप्सम का जो उत्पादन है वो दोस्तों जामसर में होता है, बिल्कुल सही है। सीसा दस्ता का जो उत्पादन है वो दोस्तों कहाँ होता है? तो ये रामपुरा अंगूचा में होता है। और रॉक फॉस्फेट का जामरकोटड़ा में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 2, 1, 4, 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2, 1, 4, 3 यानी कि एक नंबर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान में प्रथम चीनी मिल
प्रारंभ की गई थी? तो प्रथम चीनी मिल प्रारंभ की गई थी तो दोस्तों ये भोपाल सागर में प्रारंभ की गई थी। यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, भोपाल सागर में। आगे देखिए, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं ये। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 20 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का यह स्थान जो पहले विराटनगर के नाम से जाना जाता था, जहां पर पांडवों ने अज्ञातवास का एक वर्ष बिताया था, आज किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सभी को पता होगा ये बैराट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की? तो दोस्तों ये स्थापना है ये सवाई महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड ने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, प्रतिहार शासक किसके शासनकाल में जैन धर्म जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण एवं कुवलयमाला की रचना हुई? बताइए, प्रतिहार शासक किसके शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण एवं कुवलयमाला की रचना हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वत्सराज। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वत्सराज। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो दोस्तों जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो दोस्तों वो थे विलियम ईडन। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? विलियम ईडन। कोटा के कौन थे? तो कोटा के मेजर बटन थे। ठीक है, कोटा के मेजर बटन थे। कैप्टन सोवर्स थे, ये मेवाड़ के थे। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और कैप्टन मोकमेसन थे, ये मारवाड़ के थे। कहाँ के थे? मारवाड़ के। ठीक है, और ये जो मॉरिसन है ये सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे दोस्तों, सॉरी भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। कहाँ के थे? भरतपुर के। तो यहाँ पर और जेडी हॉल है वो सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 24 नंबर का प्रश्न है, जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में किसी किसान की बेटी की शादी होने पर एक नया कर 5 रुपए का भुगतान की शुरुआत की। उस नए कर का नाम क्या दिया गया? दोस्तों किसान की बेटी की शादी होने पर 5 रुपए का एक कर लगा दिया गया था। उस कर का नाम है वो क्या रखा गया था? उसका नाम रखा गया था चौरी कर। यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चौरी कर। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? भगत आंदोलन कौन से क्षेत्र में शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में शुरू हुआ था। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे? दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो माणिक्यलाल वर्मा ने की थी और इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे बलवंत सिंह मेहता। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आजादी के बाद रियासतों के एकीकरण से एक नया राज्य राजस्थान बना। ठीक है, आजादी के बाद रियासतों के एकीकरण से एक नया राज्य राजस्थान बना। नवनिर्मित राज्य में विभिन्न प्रकार के 5 उच्च न्यायालय कार्यरत थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है, वो अपने को यहाँ पर दोस्तों बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए, पहले रियासतों में अपने अपने उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय है वो कार्यरत थे। ठीक है, और राजस्थान राज्य का उद्घाटन दोस्तों 30 मार्च 1949 को हुआ था। ठीक है, उस समय दोस्तों जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और अलवर में 5 रियासतकालीन उच्च न्यायालय को दोस्तों समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं था। तो दोस्तों देखिए, जयपुर था, जोधपुर था, बीकानेर था, कोटा नहीं था। ठीक है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और अलवर ये 5 थे। यहाँ पर कोटा नहीं था, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए,
राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों पहली महिला थी वो थी अंजना देवी चौधरी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अंजना देवी चौधरी। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में मेवाती भाषा बोली जाती है? तो मेवाती भाषा है वो बोली जाती है, राइट आंसर हो जाएगा वो है अलवर और भरतपुर जिलों में। अलवर और भरतपुर जिलों में ये मेवाती भाषा बोली जाती है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न, सूर्यमल मिश्रण जो राजस्थान की एक रियासत के 19वीं सदी के दरबारी कवि थे, उन्होंने एक उत्कृष्ट कृति वंश भास्कर लिखी, जिसका मुख्य विषय कौन से वंश का इतिहास है? बताइए दोस्तों, सीधा सा है। देखिए सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर लिखी थी और उसमें मुख्य विषय है वो कौन सा वंश था? वो था दोस्तों हाड़ा चौहान। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा हाड़ा चौहान। दोस्तों ये बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे ये सूर्यमल मिश्रण, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाड़ा चौहान का इतिहास दोस्तों इसका मुख्य विषय था वंश भास्कर का। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न, मौसर क्या है? बताइए दोस्तों मौसर क्या है? तो ये राजस्थान में मृत्यु भोज की प्रथा को मौसर कहते हैं। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 32 नंबर का प्रश्न है, एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो इसमें कौन सा? तो दोस्तों वो है गागरोन, ठीक है, गागरोन के थे। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गागरोन झालावाड़ के। आगे देखिए दोस्तों, अब इनका दोस्तों आप सभी को नाम तो पता ही होगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे संत पीपा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संत राजस्थान के नहीं है? बताइए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन से संत राजस्थान के नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें संत रामानंद। संत रामानंद ये उत्तर भारत में रामानंदी संप्रदाय का प्रसार किया था इन्होंने, ठीक है। और इनका जो जन्म है वो दोस्तों प्रयागराज में हुआ था। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थानी परिधान के प्रतीक है, तो दोस्तों पगड़ियां हैं, पजामे हैं, परके और पायजामे हैं, राइट आंसर हो जाएगा समस्त वर्णित विकल्प, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मेमंद आभूषण कहलाता है, तो दोस्तों मेमंद आभूषण है वो सिर का आभूषण है ये मेमंद, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान में उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? उमर फारूक मेवाती का संबंध है वो दोस्तों संगीत से था। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा संगीत से। आगे देखिए सुमेलित कीजिए, एक तरफ वाद्य यंत्र है दूसरी तरफ जाति है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सारंगी वाद्य यंत्र की जो जाति है वो कौन सी है? तो वो दोस्तों लंगा है, ठीक है। और पुंगी वाद्य यंत्र का संबंध है वो कौन सी जाति से है? तो दोस्तों वो कालबेलियों से है। और कामायचा का जो संबंध है वो है दोस्तों मांगणियार से। और रावण हत्ता का जो प्रयोग है वो दोस्तों बाप बोपे करते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 3-4-2-1, 3-4-2-1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 38 नंबर का प्रश्न, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? दोस्तों महमूद गजनवी के समकालीन थे ये, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, और गोगा जी को दोस्तों जाहर पीर इन्हें नहीं कहा था, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है महामाया को, महामाया माता। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनका जो मंदिर है वो मावली उदयपुर में स्थित है। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार होली के लगभग एक पखवाड़ा बाद मनाया जाता है? बताइए कौन सा त्योहार होली के लगभग एक पखवाड़ा बाद मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें गणगौर, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गणगौर। 41 नंबर का प्रश्न, मेले और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता? यहाँ पर देखिए करणी माता मेला बीकानेर जिले में पड़ता है, बिल्कुल सही है। रामदेवरा मेला जैसलमेर जिले में पड़ता है, बिल्कुल सही है। बेणेश्वर मेला
बांसवाड़ा दे रखा है, गलत हो जाएगा। ये दोस्तों कहाँ पर पड़ता है, तो ये डूंगरपुर जिले में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। केला देवी मेरा करौली जिला सही है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, फड़ एक प्रकार की स्क्रोल चित्रकारी है जो स्थानीय देवताओं और भगवानों की विस्तृत धार्मिक कहानियों का वर्णन करती है। फड़ पर पहला डाक टिकट भारत सरकार द्वारा 1992 में जारी किया गया था और यह राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देवनारायण जी। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा देवनारायण जी, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों 43 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की किस रियासत और विशेष रूप से कौन से शासक ने ब्लू पाटरी को संरक्षण दिया। तो दोस्तों ब्लू पाटरी को संरक्षण है वो किसने दिया, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना, इसमें ब्लू पाटरी को संरक्षण दिया दोस्तों जयपुर के सवाई राम सिंह द्वितीय ने। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है। तो दोस्तों ये कीर्ति स्तंभ है वो किसको समर्पित है, तो ये जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है। ये यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पांडव पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है। दोस्तों बताइए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ, ठीक है, वो जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो पांडल पोल के पास बने चबूतरे पर किसका स्मारक बना हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रावत बाघ सिंह का। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रावत बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है। दोस्तों हवा महल की पहली मंजिल का नाम है प्रताप मंदिर। ठीक है, राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पहली मंजिल का नाम है प्रताप मंदिर, दूसरी का है रतन मंदिर, तीसरी का है विचित्र मंदिर, और चौथी का है प्रकाश मंदिर, और पांचवी का है दोस्तों हवा मंदिर। यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए रानी जी की बावड़ी का निर्माण है किसके द्वारा कौन से सन में राजा के शासन काल में करवाया गया था। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए रानी जी की बावड़ी का जो निर्माण है वो करवाया था दोस्तों लॉर्ड कंवर द्वारा 1699 ईस्वी में। राव अनिरुद्ध सिंह के काल में इसका निर्माण करवाया गया था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये लॉर्ड कंवर है, ये नाथावती ने करवाया था। आगे देखिए यहाँ पे भवानी नाट्यशाला किस जिले में स्थित है। भवानी नाट्यशाला किस जिले में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है झालावाड़ में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा झालावाड़ में। आगे देखिए निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता। होली पर दोस्तों पणिहारी नृत्य है वो नहीं किया जाता, बाकी गैर, नेजा और चंग तीनों किए जाते हैं। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए गलता तीर्थ पर स्थित मंदिर किस देवता को समर्पित है। गलता तीर्थ पर स्थित मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो ये समर्पित है दोस्तों सूर्य को। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सूर्य को। आगे देखिए अब अपने दोस्तों अपन ने राजस्थान कला संस्कृति और ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ लिए हैं। ठीक है, 50 प्रश्न। अब अपन 25 प्रश्न है वो दोस्तों जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे, फिर करंट के, फिर मैथ के, और फिर भाग व पशुपालन से संबंधित। देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसको कहा जाता है भंजन। भंजन बोलते हैं उसे। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भंजन। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न है, एक बंद निकाय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है। दोस्तों गुण कौन सा अपरिवर्तित रहता है, तो इसमें देखिए द्रव्यमान है वो अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए प्रकाश का
उसके घटक रंगों में विभाजन को क्या कहते हैं? प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों विक्षेपण बोलते हैं। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर विक्षेपण बोलते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक तरफ दोस्तों धातु दे रखी है, ठीक है, दूसरी तरफ है उसके अयस्क दे रखे हैं। अब यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम का अयस्क दोस्तों बॉक्साइट है, ठीक है, बिल्कुल सही है। कॉपर का यहाँ पे सिनेबार दे रखा है, गलत हो जाएगा दोस्तों। कॉपर का जो कॉपर धातु का जो अयस्क है वो है दोस्तों पाइराइट, याद रखना पाइराइट है, ठीक है। और जिंक का हो जाएगा दोस्तों कैलामाइन, बिल्कुल सही है। आयरन का हेमेटाइट है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये इसमें सही सुमेलित नहीं दे रखा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो दोस्तों पारद यानी कि पारे का, तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मरकरी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लोहा। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लोहा। आगे देखिए, यहाँ पे 57 नंबर का प्रश्न है, एल्यूमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? एल्यूमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एल्यूमिनियम मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके मुख्य एल्यूमिनियम के मुख्य खनिज बॉक्साइट, फेल्सपार और क्रोमोलाइट हैं। आगे देखिए, यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न है, मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर राहत देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें बेकिंग सोडे का उपयोग है वो किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि खाने के सोडे का उपयोग किया जाता है दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी सिर्फ मेजबान जीव की कोशिकाओं के भीतर ही प्रजनन करता है? बताइए कौन सा परजीवी सिर्फ मेजबान जीव यानी कि होस्ट ऑर्गेनिज्म की कोशिकाओं के भीतर ही प्रजनन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वायरस। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वायरस। आगे देखिए, जब एक वस्तु एक अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर है तो उससे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो दोस्तों वो होगी दर्पण के फोकस पर, दर्पण के फोकस पर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 61 नंबर का प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो ये रेटिना के पीछे बनता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, रेटिना के पीछे। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 62 नंबर का प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष के निराकरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के निराकरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अवतल लेंस। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अवतल लेंस। आगे देखिए, यहाँ पे 63 नंबर प्रश्न है, शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों ये तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र, तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा होता है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 64 नंबर का प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पीयूष ग्रंथि। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क के आधार तल पर स्थित होती है, ठीक है, और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए एलिफेंटिएसिस यानी कि हाथी पांव, जिसमें संपूर्ण अंग विकृत हो जाती है, निम्न के द्वारा होता है? तो दोस्तों ये होता है वुचेरेरिया। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, वुचेरेरिया। आगे देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मलेरिया
कौन सा रोग है? तो दोस्तों ये प्रोटोजोआ जनित रोग है दोस्तों ये, ठीक है। पोलियो है, ये विषाणु जनित रोग है ये। और तपेदिक है, ये दोस्तों जीवाणु जनित रोग है। और दाद है, ये कवक है जनित रोग है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है DCVA, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा DCVA। तो यहाँ पर एक ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, इबोला क्या है दोस्तों? ये इबोला इबोला एक वायरस जनित रोग है दोस्तों ये, ठीक है। अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग है दोस्तों ये, ठीक है। और इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और ये इबोला रोग की जो पहचान है वो सर्वप्रथम 1976 में इबोला नदी के पास स्थित एक गांव में की गई थी, ठीक है। और इसी नदी के नाम पर दोस्तों इसका जो नाम है वो इबोला पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता। थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हीमोग्लोबिन। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। आगे देखिए, यहाँ पे 69 नंबर प्रश्न है, डीएनए का चाकू कहलाता है। डीएनए का चाकू क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएज। प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएज ये डीएनए का चाकू कहलाता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 70 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किसके अवलोकनों पर आधारित है? मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किसके अवलोकनों पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए कौन सा? तो वो है द्विसंकरण। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, द्विसंकरण। आगे देखिए, यहाँ पे दो अथवा अधिक भिन्न अनुवांशिकी युक्त पादपों को क्रॉस कर फसल की नई किस्म का निर्माण कहलाता है। दो अथवा अधिक भिन्न आनुवंशिकी युक्त पादपों को क्रॉस कर फसल की नई किस्म का निर्माण कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है संकरण। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संकरण। 72 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किसे किसे पुल होते हैं ना, पुल, ठीक है, लोहे के जंगले और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जंग, ठीक है। जंग लगने से दोस्तों लोहे के जंगले, पुल होते हैं और धातुओं से बनी जो वस्तुएं हैं वो जंग की वजह से दोस्तों क्या होती है, उनको नुकसान होता है, उनका दोस्तों अवनयन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे गैल्वेनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसमें जंग लगने से रोकने के लिए किया जाता है? गैल्वेनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसमें जंग लगने के रोकने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लोहा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लोहा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मस्तिष्क में पोन्स जोड़ता है, मस्तिष्क में पोन्स जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सेरिबेलम के दो लोब्स को। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे मंगोलिज्म एक आनुवंशिक विकार है जो एक अतिरिक्त गुणसूत्र संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। मंगोलिज्म एक आनुवंशिक विकार है जो एक अतिरिक्त गुणसूत्र संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 21। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एक अतिरिक्त गुणसूत्र संख्या 21 की उपस्थिति के कारण होती है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हाल ही में किसने एनपीएस वात्सल्य योजना को लॉन्च किया? किसने एनपीएस वात्सल्य योजना को लॉन्च किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों निर्मला सीतारमण ने, ठीक है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, निर्मला सीतारमण ने, वित्त मंत्री हैं ये। दोस्तों आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट लाइक करें और दोस्तों अपने दोस्तों के पास में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर जरूर करें।
और दोस्तों पशु परिचर के लिए भाग ब के लिए अलग मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू कर दी गई है, जिसमें अपने 5 मॉडल पेपर शुरू हो चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, पशु परिचर भाग ब मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। और दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है पशुपालन से संबंधित, वो भी शुरू कर दिए गए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, पशु परिचर भाग ब टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर क्लासेस जरूर देखें, ठीक है। देखिए डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया, इसका मुख्यालय कहां पर है? दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली में। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, टोयोटा किर्लोस्कर टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने हाल ही में व्हीकल लोन के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये किया है दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ दोस्तों समझौता किया है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने एसएचई बॉक्स पोर्टल एसएचई बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किया है किसने? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किया है। दोस्तों केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दोस्तों नया ये CHE बॉक्स पोर्टल है वो लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें यौन उत्पीड़न की शिकायतों का समाधान होता है, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना संबंधित है। तो दोस्तों ये योजना संबंधित है किससे? तो ये प्रजनन आयु की लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन का वितरण से संबंधित है ये इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अंडर 20 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? अंडर 20 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये जीता किसने? तो ये बांग्लादेश ने जीता। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 82 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता? भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता? तो ये जीता दोस्तों कार्तिक वेंकट रमन ने। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता? टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनमोल जैन ने। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अनमोल जैन ने। आगे देखिए, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये अमृत मोहन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अमृत मोहन प्रसाद को। आगे देखिए, यहाँ पे किस केंद्रीय मंत्री ने विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 से जुड़े एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है। अब अपन मैथ के प्रश्न है वो थोड़े से पढ़ लेते हैं। देखिए, 2 लड़कों की आयु का अनुपात 5:6 है, ठीक है। 2 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:8 हो जाएगा, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? दोस्तों यहाँ पर देखिए 5 अनुपात है वो 6 दे रखा है, ठीक है। 2 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 7:8। अब ये तो दोस्तों इन्हीं में जोड़ दीजिए, 2-2 इन्हीं में आप 2-2 जोड़ोगे, 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 और 6 में 2 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। तो ये 7:8 है, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है, 2 वर्ष पश्चात की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? तो दोस्तों इसमें 10-10 जोड़ दीजिए भाई, ये हो गया 17 का और ये हो गया दोस्तों 18 का, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17-18 मत कर देना, यही तो गलती हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पे देखिए 2 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:8 होगा। 10 वर्ष पश्चात, तो ये 10 वर्ष है वो पहले वाले का है, तो दोस्तों यहाँ पे 15 में आप 10 जोड़िए तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा दोस्तों 16, तो 15:16 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 15:16 इसका राइट आंसर है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 3 संख्याएं चौथी संख्या
का क्रमशः 120%, 125% और 135% है। ज्ञात कीजिए कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत अधिक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 संख्याएं हैं, ठीक है। चौथी संख्या का क्रमशः, दोस्तों चौथी संख्या का क्रमशः, मान लिए कि अपन चौथी संख्या है वो कितनी है, 100 है, ठीक है। चौथी संख्या अपन ने मान ली 100 है, क्रमशः 120%, यानी कि दोस्तों पहली संख्या है वो 120% है पहली संख्या की, ये दोस्तों चौथी संख्या है, ठीक है। चौथी संख्या अपन ने दोस्तों यहाँ पर मान ली कितनी, 100, तो 100 का 120% कितना होता है, तो दोस्तों ये होता है 120। तो यानी कि पहली जो संख्या होगी वो 120 होगी, दूसरी होगी दोस्तों 125% है। 100 का 125% कितना होता है, 125, ठीक है। और तीसरी संख्या है वो 135% है, तो 100 का 135% कितना होगा, तो 135। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों दूसरी और पहली संख्या में अंतर है वो कितने का आ रहा है, तो दोस्तों 5 का आ रहा है। कितने का, 5 का अंतर आ रहा है, ठीक है। 120 और 125 में अंतर कितने का है, 5 का। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 105 बटे 120 है इंटू 100 करोगे तो दोस्तों कितना आएगा बताइए। तो 50 में 12 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 12 चौक 48, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 1/6, ठीक है। 4 सही 1/6 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, 4 सही 1/6%। आगे देखिए यहाँ पे 88 नंबर का प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 100 रुपए किलो चीनी है, 30% की वृद्धि हो गई, अब कितने की हो गई, 130 की। सीता को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए खपत में कमी कितनी करनी होगी, दोस्तों यहाँ पे सीधा सा है भाई, वृद्धि अगर 130% की हो रही है तो दोस्तों यहाँ पे कितना, 30/130 इंटू 100 कर दीजिए, राइट आंसर आपके पास में निकल कर आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, ठीक है। 300 में आप 13 का भाग दे लीजिए, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा कितना, 23 सही 1/13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 सही 1/13% की दोस्तों अपने को इसमें कमी कर देनी चाहिए ताकि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 12,040 है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 12,040 है तथा हानि 32% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु का विक्रय मूल्य है वो क्या होगा वो बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 है, ठीक है, तथा हानि 32% है, हानि इसमें 32% है। तो दोस्तों सीधा सा है, इसमें देखिए क्या करेंगे भाई, 1240 इंटू 32% की इसमें हानि है, ठीक है। ये तो क्रय मूल्य हो गया 1240, तो यहाँ पे दोस्तों 68 भाई 32 है वो घटा लेंगे 100 में से, तो 68/100, बस कुछ नहीं करना आपके पास में, इसको आप काटोगे 0 से, ये 0 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप काटोगे तो दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा, वो है 843.20, 843.20 विक्रय मूल्य होगा दोस्तों, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 90 नंबर का प्रश्न एक देखिए, उन्नति को एक समान 696 रुपए में बेचने पर 13% की हानि हुई, ठीक है। उन्नति को एक सामान 696 रुपए में बेचने पर 13% की हानि हुई, यानी कि सामान है वो ज्यादा का है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 10% लाभ पाने के लिए उसे सामान का मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए। दोस्तों देखिए यहाँ पे भाई ये जो 696 है, ठीक है, ये 87% है, 13% की हानि हुई है दोस्तों, तो अपने को 100% निकालना है, ठीक है। अपन दोस्तों डायरेक्ट इसमें 10% प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अगर आप 100% क्रय मूल्य इसका निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों 100/87 कर दीजिए,
और आप 10% प्रॉफिट भी निकालना चाहते हैं तो दोस्तों सीधा सा यहाँ पे अपने को क्या करना होगा, 110/87 कर दीजिए। ठीक है, तो क्रम मूल्य के साथ में प्रॉफिट जुड़ के आ जाएगा, तो आप इसको काटोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, ये 880 आ जाएगा। ठीक है, और अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 880 में से एक 696 घटा लीजिए तो कितना आएगा, 184। तो दोस्तों 184 अपने को क्या करना होगा दोस्तों, बड़ा हुआ मूल्य है वो 184 अंकित करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, 32,000 की धनराशि पर 4 वर्ष के लिए 10% वार्षिक की दर से चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। दोस्तों सीधा सा है, आप निकाल सकते हैं। जैसे 32,000 है, 32,000 का दोस्तों 4 वर्ष के लिए वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज, दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज आप निकालोगे तो दोस्तों इसमें देखिए 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100। ठीक है, और ये अपनी 32,000 की राशि। एक तो दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज तो आप ऐसे निकाल लोगे, और साधारण ब्याज है वो दोस्तों नॉर्मल सी बात है भाई, इसमें 32,000 है तो 32,000 का 10% कितना हो गया, तो 3200 रुपये हो गया। तो 3200 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो 32 दूनी 64 और 64 और 64 कितने हो गए दोस्तों, 128, यानी कि 12,800। ठीक है, 12,800 तो इसमें क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया। और आप दोस्तों इसी प्रकार आप इसमें माइनस कर लोगे। ठीक है, तो इसमें चक्रवर्ती ब्याज निकल कर आ जाएगा 14,851 माइनस 14,851.2 में से ये 12,800 घटा दीजिए, आपके पास में उत्तर आ जाएगा 2,051.2। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। 92 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, यह 8 गुनी होगी। तो दोस्तों ये 8 गुनी है वो कब होगी, तो दोस्तों ये 8 गुनी है ये 15 वर्ष में होगी दोस्तों। ठीक है, 15 वर्ष में। देखिए कोई धनराशि है जैसे 5 वर्ष में ये क्या हो रही है, दुगनी हो रही है। ठीक है, तो 10 वर्ष में कितनी होगी, तो ये 4 गुना। ठीक है, और 15 वर्ष में कितनी होगी, तो ये 8 गुना होगी। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए एक राशि 15 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर है वो ज्ञात करनी है। बताइए, स्वयं का 3 गुना हो जाती है, दर क्या होगी बताइए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या पूछा है कि एक राशि 10 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाती है, यानी कि कोई 100 रुपए की वस्तु है। ठीक है, और ये 10 साल में कितनी हो जाती है, 300, यानी कि दोस्तों 200 रुपए इसमें क्या है, ब्याज है। ठीक है, तो ये 10 वर्षों में हो रही है, 200 में 10 का भाग दे दीजिए, कितना आएगा 20%, तो 20% इसमें दर हो जाएगी। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 2 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 4% साधारण ब्याज की दर से मूलधन 3675 पर अर्जित ब्याज कितना होगा, बताइए दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर दिया गया मूलधन है वो यहाँ पे 3675 दे रखा है, दर है वो यहाँ पे 4% दे रखी है, समय है वो दोस्तों 2 वर्ष दे रखा है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे 3600 देखिए 3675 इंटू दोस्तों दर 4 समय 2/100। ठीक है, बस कुछ भी नहीं करना, इसको काटना है। ठीक है, जैसे इसको काट दिया दोस्तों यहाँ से 25 से, ठीक है 4 से 25 बार कट गया। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों अगर आप इसको काटोगे आपस में तो यहाँ पर 294 आ जाएगा, कितना 294। तो यहाँ पर 294 अर्जित ब्याज कर होगा, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यदि ए अनुपात बी 5:9 तथा बी अनुपात सी 6:11 हो तो ए सी का मान है वो क्या होगा। दोस्तों ए अनुपात
बी अनुपात सी। तो यहाँ पे ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है, 5:9। ठीक है, तो यहाँ पर 5:9। ठीक है, और बी और सी का कितना दे रखा है, तो दोस्तों बी और सी का दे रखा है 6:11। ठीक है, बस कुछ नहीं करना। अब दोस्तों वही अपने को तीनों का अनुपात निकालना है, तो अब अनुपात निकालेंगे। तो 6×5 = 30। ठीक है, और 9×6 = 54। और दोस्तों ये 11 है, तो 11 × 9 कितना हो जाएगा, 99। तो यहाँ पर दोस्तों 30:54:99 आ गया। अब दोस्तों आप इसको किससे काट सकते हैं, तो इसको 30 से काट सक सॉरी 3 से काट सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये एक आ गया, 30 में 3 का भाग दिया तो कितना आ गया, 10। कितना आ गया, 10। 54 में 3 का भाग दिया तो दोस्तों कितना आ गया, 18। और 99 में 3 का भाग दिया तो 33। तो यहाँ पर दोस्तों 10:18:33 आ गया। तो यहाँ पे ए और सी का मान पूछा है, तो दोस्तों इसका ए और सी का हो जाएगा 10:33। यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक थैली में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं, जो क्रमशः 4:5 और 6 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल 216 रुपए है, तो थैली में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या है वो कितनी होगी। भाई दोस्तों आप इसको नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि भाई 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपए के 4 सिक्के हैं। ठीक है, तो ये 20 रुपए हो गए। ठीक है, और दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 रुपए के इसमें 5 सिक्के तो कितने हो गए, 10। और 1 रुपए के दोस्तों 6 सिक्के तो कितने हो गए दोस्तों, कितने, 36। तो 216 के अंदर आप 36 का भाग दे लीजिए। ठीक है, 216 में आपने 36 का भाग दिया तो कितना आ गया, 6 आ गया। कितना आ गया, 6। ठीक है, अब 5 रुपए के सिक्कों की संख्या है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करनी है। अनुपात कितना दे रखा है, 4 अनुपात दे रखा है, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 24 आ जाएगा। यहाँ पर अपना सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। आगे देखिए, एक कक्षा में कुछ लड़कियों का औसत वजन 56.4 केजी है। बाद में 53.2 केजी, 54.6 केजी, 52.8 केजी और 54 केजी वजन की 4 लड़कियों ने कक्षा छोड़ दी। परिमाणतः कक्षा में शेष लड़कियों का औसत वजन 275 ग्राम बढ़ जाता है, तो शुरुआत में लड़कियों की संख्या कितनी थी। दोस्तों अब आप ऑप्शन उठा के इस प्रश्न को कर लेना, डायरेक्ट मैं आपको इसका उत्तर बता रहा हूं, इसमें 44 आएगा दोस्तों। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसी कक्षा के 2 वर्ग ए और बी हैं, जिनमें क्रमशः 38 और 42 छात्र हैं। यदि ए वर्ग के छात्रों का औसत वजन 55 केजी है। ठीक है, यानी कि 38 × 55। ठीक है, और बी वर्ग के छात्रों का औसत वजन 32 केजी है, तो यहाँ पे 42 × 32। तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन क्या क्या होगा दोस्तों, क्या होगा भाई, इनको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। तो भाई 38 × 55 कितने होते हैं, तो दोस्तों ये होते हैं 2090। और 42 × 32 कितने होते हैं, तो दोस्तों ये होते हैं 1344। तो इनको जोड़ लीजिए आपस में। इनको आप 2090 + 1344 करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 3434। ठीक है, 3434 में 38 और 42 कितने होते हैं, 80। तो 3434 में 80 का भाग दे लीजिए, राइट आंसर आपके पास में निकल कर आ जाएगा 42.925 केजी। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 99 नंबर प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 128, 303 और 247 को विभाजित करने पर क्रमशः 4, 7 और 19 शेष बचता हो। दोस्तों अब आप यहाँ पर देखिए, 128 में से दोस्तों आप 4 गए तो कितने बचे, 124 बचे। ठीक है, 303 में से 7 गए तो कितने बचे, 296 बचे। और 247 में से 19 गए तो दोस्तों कितने बचे, तो दोस्तों ये बचे 228। ठीक है, तो 124, 296 और 228 का दोस्तों मैसे है वो अपने को यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पे मैसे पे दोस्तों इसमें निकलेगा 4।
ठीक है, और वह बड़ी से बड़ी संख्या 4 होगी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए 4 का भाग इन सभी में जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए 100 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 15/4, 10/3 और 35/6 का मैसअप ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए 15, 10 और 35 का मैसअप है। दोस्तों कितना हो जाएगा भाई, तीनों में भाग किसका जा रहा है, 5 का जा रहा है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे 4, 3 और 6, दोस्तों इनका भाग किस में जा रहा है, तो चार, जिसमें 4 का भी भाग जाए, 3 का भी जाए और 6 का भी जाए, तो दोस्तों ये 12 में इन सभी का चला जाएगा। तो यहाँ पे 5/12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 101 नंबर का प्रश्न है, पशुओं में कर्तन दांत की संख्या कुल कितनी होती है। पशुओं में कर्तन दांत की कुल संख्या है वो होती है दोस्तों 8, ठीक है, 4 जोड़ी होती है 8। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भारत में कौन सा चरवाहा समुदाय अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा पाया जाता है दोस्तों, मोनपा। मोनपा है ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और ये गुज्जर बकरवाल है ये जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, और गद्दी है ये हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, और रायका है ये राजस्थान में। आगे देखिए 103 नंबर का प्रश्न है, 4 सप्ताह की उम्र के चूजों को पालना कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, 4 सप्ताह के उम्र के चूजों को पालना क्या कहलाता है, वो कहलाता है दोस्तों ब्रूडिंग। ब्रूडिंग बोलते हैं उसे। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मुर्रा नस्ल जो हरियाणा में काला सोना के नाम से जानी जाती है, बताइए तो ये कौन किसकी नस्ल है ये, तो ये भैंस की नस्ल है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 105 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसका कण आकार दूध में सबसे बड़ा होता है। निम्न में से किसका कण आकार आकार किसका कण आकार दूध में सबसे बड़ा होता है, तो ये होता है दोस्तों वसा ग्लोब्यूल। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 106 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए शुद्ध रक्त का कौन सी सिरा परिवहन करती है। शुद्ध रक्त का कौन सी सिरा परिवहन करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भारत के किस क्षेत्र में आपको लुप्त प्राय पहाड़ी बकरी की प्रजाति नीलगिरी तहर मिलेगी। भारत के किस क्षेत्र में आपको लुप्त प्राय पहाड़ी बकरी की प्रजाति नीलगिरी तहर मिलेगी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें पश्चिमी घाट। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पश्चिमी घाट। 108 नंबर का प्रश्न है, गर्बर टेस्ट का उपयोग किया जाता है। गर्बर टेस्ट का उपयोग है वो किस लिए किया जाता है, तो दोस्तों दूध में वसा का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गर्बर टेस्ट का प्रयोग है वो किया जाता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे गलघोटू रोग है, तो ये कौन सा रोग है, ये दोस्तों जीवाणु जनित रोग है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जीवाणु जनित। आगे देखिए दूध से क्रीम को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है, तो दोस्तों ये किया जाता है अपकेंद्रीय विधि द्वारा पृथक किया जाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए पशुओं में होने वाले पशु माता रोग के मुख्य लक्षण है। पशुओं में होने वाले पशु माता रोग के मुख्य लक्षण है, तो वो लक्षण दोस्तों शरीर का ताप बढ़ना, आंख एवं नाक से पानी बहना, गोबर पर पतला एवं रक्त के साथ आना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। आगे देखिए भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, जो अपने अर्ध शुष्क आवास के लिए जाना जाता है। भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, जो अपने अर्ध शुष्क आवास के लिए जाना जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें गुजरात में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गुजरात में। आगे देखिए दूध शर्करा, दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है किसको, दोस्तों दुग्ध शर्करा। तो दोस्तों ये लैक्टोज को दुग्ध शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पशुओं में क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई नामक जीवाणु के संक्रमण से कौन सा रोग फैलता है। पशुओं में क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई नामक जीवाणु के संक्रमण से कौन सा रोग फैलता है, तो दोस्तों इसमें जहरबाद रोग फैलता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 115 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में से द्विप्रयोजनीय गाय है। निम्न में से द्विप्रयोजनीय गाय है तो वो कौन सी है, तो दोस्तों
थार पारकर, कांकरेज, हरियाणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 116 नंबर का प्रश्न है, दुग्धशाला में बर्तनों की सफाई हेतु प्रयुक्त अम्ल शोधक है। दुग्धशाला में बर्तनों की सफाई हेतु प्रयुक्त अम्ल शोधक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है टार्ट्रिक अम्ल, ग्लूकोनिक, फास्फोरिक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 117 नंबर का प्रश्न है, बॉयलर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों बॉयलर को टेबल बर्ड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टेबल बर्ड। आगे देखिए, किस पशु के दूध में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक है वो भेड़ के में होती है दोस्तों, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। इसमें प्रोटीन का प्रतिशत 5.5% रहता है, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल चोकला तथा रेम्बुले मेरुनो के संकरण से विकसित की गई है। बताइए कौन से भेड़ की नस्ल है वो चोकला और रेम्बुले मेरिनो के संकरण से विकसित की गई है। तो वो नस्ल है दोस्तों देखिए एविवस्त, एविवस्त, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है, एविवस्त। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, एविवस्त। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे गाय की किस नस्ल के मादा का भार 380 से 450 किलो होता है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, गिर नस्ल की बात हो रही है यहाँ पे, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए। तो दोस्तों ये रखना चाहिए तरल नाइट्रोजन में। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन पोल्ट्री फार्म प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पोल्ट्री फार्म प्रबंधन का महत्वपूर्ण घटक नहीं है, तो गंदी परिस्थितियां नहीं है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी उचित भोजन, फार्म की उचित परिस्थितियां, रोग मुक्त नस्ल बिल्कुल सही है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, भारत में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य भारतीय बाइसन यानी कि गौर के निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। तो वो है दोस्तों पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर है, केरल में है। नेक्स्ट आगे देखिए, 124 नंबर प्रश्न है, पशु की कोख को उठने एवं गिरने को गिनकर मापी जाती है। पशु की कोख को उठने एवं गिरने को गिनकर मापी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शवसंदर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शवसंदर। आगे देखिए, बकरी के बालों से बनाई गई रस्सी कहलाती है। तो दोस्तों वो कहलाती है जटपट्टी, जटपट्टी कहते हैं उसे, ठीक है। और ये जसोल बाड़मेर की प्रसिद्ध है ये। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दुग्ध ज्वर का लक्षण है। दोस्तों दुग्ध ज्वर का लक्षण क्या है, मुंह में जागो का आना, पशु का लड़खड़ा कर चलना, थूथन का सूख जाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गाय की थारपार नस्ल के दूध में वसा का प्रतिशत होता है। तो दोस्तों वसा का जो प्रतिशत होता है वो होता है 4.5%, 4.5%, ठीक है। गिर का, सॉरी थार पारकर नस्ल का गिर का होता है 4.7, ठीक है। और जो गाय है रेड सिंडी उसमें वसा का प्रतिशत सर्वाधिक होता है 4.9%। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 4.5%। आगे देखिए, पशुओं में यौन वृत्ति के माध्यम से औषधि किस दशा में दी जाती है। पशुओं में यौन वृत्ति के माध्यम से औषधि किस दशा में दी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जननेंद्रिय रोग में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से पशुओं में होने वाला आनुवांशिक रोग है। तो पशुओं में होने वाला आनुवांशिक रोग कौन सा है, तो वो है हीमोफीलिया। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, हीमोफीलिया। आगे देखिए, पशुओं में चींचड़ी बुखार का रोग होता है। पशुओं में चींचड़ी बुखार का रोग होता है, तो वो होता है हो जाएगा दोस्तों इसमें प्रोटोजोआ द्वारा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रोटोजोआ द्वारा। आगे देखिए, खूनी पेचिश का रोग वाहक है। खूनी पेचिश का रोग वाहक है तो वो है दोस्तों प्रोटोजोआ। यहाँ पर भी इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, थेनेला रोग से प्रभावित
पशु अंग है तो वो कौन सा है? तो वो है दूध बनाने वाली कोशिकाएं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 133 नंबर प्रश्न है, पशु आवास में केटल शेड की दीवारों की ऊंचाई होती है। पशु आवास में केटल शेड की दीवारों की ऊंचाई होती है तो दोस्तों ये ऊंचाई होती है 5 फुट की। यहाँ पर अपना ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पाकिस्तान और भारत के बीच नई सीमा रेखा बनने से चरवाहों का क्या प्रभाव पड़ा? तो दोस्तों क्या प्रभाव पड़ा? उनकी आवाजाही सीमित हो गई। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा अंग द्वितीयक श्वसन अंग है? कौन सा अंग द्वितीयक श्वसन अंग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मुख। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे डेयरी फार्म कचरे की प्रबंधन पद्धति है। डेयरी फार्म कचरे की प्रबंधन पद्धति है तो वो कौन सी है? तो दोस्तों वो है कंपोस्टिंग, रिसाइकलिंग, रेडरिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दुग्ध संरचना में निम्न में से किस तत्व का सबसे अधिक प्रतिशत होता है? तो सबसे अधिक प्रतिशत है वो दोस्तों पानी का होता है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, ब्याने के बाद गाय जो पहला दूध देती है उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? खीस बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा वो है कोलोस्टम। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कोलोस्टम। आगे देखिए, पोल्ट्री ग्रेड निर्धारित करने के लिए कौन से कारक उपयोग किए जाते हैं? तो दोस्तों वो किए जाते हैं मांस का भराव, वसा की परत, पंखों की सफाई। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भैंस के दूध में पानी का प्रतिशत होता है तो दोस्तों कितना होता है? तो दोस्तों 87 से 90% होता है। आगे देखिए, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है नाभिक को। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गाय भैंस में प्रसव के तुरंत बाद का प्रथम दूध कहलाता है तो वो कहलाता है दोस्तों खीस। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, खीस। आगे देखिए, मादा पशुओं की प्रसूति पीड़ा कम करने के लिए प्रयोग करते हैं तो दोस्तों वो करते हैं एल्कोहल का। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, एल्कोहल। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जाइगोमेटिक लार ग्रंथि किसमें पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है कुत्ते में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कुत्ते में। आगे देखिए, सांड के वीर्य का पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है दोस्तों 6.5। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विश्व में ऊंटों में सबसे सुंदर नस्ल है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों बीकानेरी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मादा के ताव यानी कि गर्मी में आने पर अधिक सक्रिय एवं प्रभावशाली होने वाला हार्मोन है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों कौन सा? तो वो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एस्ट्रोजन। आगे देखिए, ब्लैक डायमंड कहा जाता है तो ब्लैक डायमंड किसको कहा जाता है? तो दोस्तों भैंस को ब्लैक डायमंड की संज्ञा दी गई है। आगे देखिए, न्यूट्रोफिल्स भाग है तो दोस्तों न्यूट्रोफिल्स भाग है ये श्वेत रक्त कोशिका के ग्लूनोसाइट का भाग है ये न्यूट्रोफिल्स। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बोरान चरवाहा समुदाय किस देश में पाया जाता है? तो दोस्तों ये पाया जाता है कीनिया में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये पशु परिचर भर्ती परीक्षा का 9वां नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, पशु परिचर मॉडल पेपर के नाम से फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।